क्या कहा? बाइक के शौकीन हो? अरे शौकीन भी है, ले भी लिए। अच्छा, बाइक ले भी ली है। अरे बाइक क्या पनौती है, पैसे खा रही है बहुत। क्या कहा? अब बाइक पैसे खा रही है? अगर तो पैसा बहुत है और टाइम बहुत है तो भैया नमस्ते। गए नहीं हैं आप? अब रुके गए हो तो सुन लो दोस्त, गाड़ियों के शौकीन बहुत लोग होते हैं, बाइक के शौकीन बहुत लोग होते हैं। गाड़ी लेना और गाड़ी चलाना एक बात है, गाड़ी लेकर उसको मेंटेन करना अलग बात है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो महंगी से महंगी गाड़ी ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमको इसके रिव्यूज़ देखने चाहिए थे, हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए थी, इसमें आए दिन प्रॉब्लम बनी रहती है, जितने दिन ये घर में नहीं खड़ी रहती उससे ज़्यादा ये सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है। तो भैया कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो पहले आपको गौर करनी पड़ेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपकी बाइक ज़्यादातर सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है उसके सूत्रधार आप ही हो? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। इस वीडियो में छोटी छोटी बातों पे बात करूंगा जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आपको लगता होगा आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपको गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी मेंटेन करनी आती है, लेकिन अगर ये छोटी छोटी बातें आप मिस करते हो तो आपकी गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी, आपकी गाड़ी की लाइफ कम होगी। अगर आपको ये टिप्स पहले से मालूम है तो आपको सैल्यूट है, और अगर आपको ये नहीं मालूम है तो प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। पहली चीज़ है गाड़ी को स्टार्ट करना। आजकल EFI इंजन आ रहे हैं, सेल्फ स्टार्ट आ रही है। पहले के लोग बुलेट को किक से स्टार्ट करने में डरते थे, रॉयल एनफील्ड को किक से स्टार्ट करने में डरते थे, किक हार्ड होगी, बैक होगी, चोट लगेगी, इसलिए उसके अंदर सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। कंपनी ने आपको सेल्फ स्टार्ट की फैसिलिटी दे दी, लेकिन आपको जो पहली बार दिन में जो गाड़ी स्टार्ट करनी है, या गाड़ी आपने कभी खड़ी करके रख दी है या रात भर खड़ी करके रखी है, या आप कुछ दिन के लिए गाड़ी नहीं चला रहे हैं, जब आप पहली बार स्टार्ट करेंगे तो आपको गाड़ी किक से ही स्टार्ट करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने बुलेट ली है, रॉयल एनफील्ड ली है, तो सेल्फ स्टार्ट क्या है, आप उसको किक से ही स्टार्ट करिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी घर में कोई राइड नहीं करेगा क्योंकि आप नहीं है या आपके अलावा कोई और राइड नहीं करता, और गाड़ी बहुत दिनों तक फालतू खड़ी रहने वाली है, आपको क्या करना है, आपको उसके क्लच को दबा के किसी कपड़े से मजबूती से बांध देना है ताकि वो क्लच कंसिस्टेंटली प्रेस्ड रहे। इससे होगा ये कि आपकी जो क्लच प्लेट्स होंगी वो कोई दिक्कत नहीं करेंगी, और जब आप वापस आएंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी गाड़ी को चला सकेंगे। मैं आपको रिपीट करता हूँ, क्लच को आपको दबाना है और इसको मजबूती से बांध देना है। इसको खोलना तभी है जब आप वापस आएंगे, और ये तभी करना है जब गाड़ी किसी लंबे ड्यूरेशन के लिए खड़ी है। आप छुट्टी पे जा रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको पता है हफ्तों या महीनों अब आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, तब आपको ये करना है। ओवरनाइट के लिए टेक्निक नहीं है, ओवरनाइट के लिए आप गाड़ी को नॉर्मल खड़ी कर सकते हैं। भैया गाड़ी तो हम सब निकालते हैं और दौड़ा पड़ते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि टायर का प्रेशर कब कब चेक कराते हैं आप? आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी की रिकमेंडेशन के हिसाब से, आपकी सिटी की रोड कंडीशंस के हिसाब से आप सर्विस सेंटर से पता करिए और उसमें रिकमेंडेड टायर प्रेशर को चेक कीजिए। अगर मैं अपने केस में बात करता हूँ तो मुझे रॉयल एनफील्ड से जो रिकमेंडेशन मिली थी वो मिली थी टायर प्रेशर 28 की, लेकिन जब मैंने सर्विस सेंटर के इंजीनियर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे शहर की कंडीशन के हिसाब से, यहाँ की रोड कंडीशंस के हिसाब से मुझे टायर प्रेशर कितना रखना है। जो मेरे सर्विस सेंटर ने मुझे टायर प्रेशर की रिकमेंडेशन दी थी, मैं यहाँ किसी रिकमेंडेशन का जिक्र नहीं करूँगा, आपकी सिटी, आपके शहर की रोडों पर डिपेंड करता है। आप प्लीज़ अपने सर्विस सेंटर को विजिट कीजिए, उनसे पूछिए कि इस रोड कंडीशन के साथ मेरी गाड़ी के लिए टायर प्रेशर फ्रंट और रियर का क्या रखना है, उसके हिसाब से रखिए। मैंने सर्विस सेंटर में पता करने के बाद ही अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर उस हिसाब से मेंटेन रखा। दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये कि आपको अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर मेंटेन रखना है। हफ्ते में एक बार आपको टायर प्रेशर की जांच जरूर करानी है। आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आते हैं जिससे आप अपने घर में रख सकते हैं, और आपके पास वो डिवाइसेस होने भी चाहिए जिनसे आप गाड़ी का टायर प्रेशर कभी भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा किसी डिवाइस की तलाश है या आप चाहते हैं आपके पास वो डिवाइस हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है तो हवा की तो कोई कमी नहीं भैया, कहीं से भी डलवा लेना। अब बात कर लेते हैं मैट पेंट की। बहुत हू हल्ला मचा रखा है लोगों ने, मैट पेंट की लाइफ कम होती है, मैट पेंट ख़राब हो जाता है, इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है। वो हल्ला जिसने मचा रखा है बिल्कुल ठीक मचा रखा है। मैट कलर अगर आप लेते हैं तो आपको उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, और वो मेंटेनेंस काफ़ी हाई होती है। और बात ये केवल मेंटेनेंस की मैट कलर के साथ ही नहीं है, अगर आप ग्लॉसी कलर लेते हैं तब भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। जैसे
अगर आपको मालूम है कि आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, या आप कोचिंग जाते हैं, या आपकी शॉप है, या आप ऑफिस जाते हैं, और आपको गाड़ी की पार्किंग ओपन स्पेस में करनी होती है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट वाटर आपकी गाड़ी के टच में आ सकता है या इम्पैक्ट कर सकता है, आपको प्लीज़ अपनी गाड़ी को शेड में खड़ा करना है। मतलब आपको गाड़ी को छाया में खड़ा करना है ताकि डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट वाटर उसको इम्पैक्ट ना कर सके। ये आपकी गाड़ी के पेंट के लिए लॉन्ग लास्टिंग होगा, आपकी गाड़ी की लाइफ और लुक्स को, कॉस्मेटिक लुक्स को लंबे समय तक मेंटेन रखेगा। जब बात आती है गाड़ी की मेंटेनेंस की, तो सबसे मेन बात आती है गाड़ी की वॉशिंग की। गाड़ी की वॉशिंग मतलब गाड़ी की धुलाई की। तो लोग सोचेंगे कि अगर मैं इसको रोज़ रगड़ के धो दूँ तो रोज़ गाड़ी चमकेगी। चमक सकती है, थोड़ी देर के लिए चमकती दिखाई देगी आपको, बट क्या आपने सोचा है कि गाड़ी में जो रस्टिंग, जंग की प्रॉब्लम होती है वो कहाँ से होती है? उसका मेजर कॉज है पानी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाड़ी नहीं धोनी है आपको, बट गाड़ी आपको फ्रिक्वेंटली नहीं धोनी है। एक सूखे कपड़े से भी अगर आप गाड़ी को रोज़ साफ़ करते हैं तो शायद 15 दिन या 20 दिन में एक ही बार गाड़ी को आपको वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन नटशेल, गाड़ी आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पानी से नहीं धोनी है, आपको साफ़ कपड़े से उसको साफ़ करना है। महीने में या 15 दिन में एक बार आपकी राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से उसको धोना है। रेगुलर पानी से उसको वॉश नहीं करना है, वरना रस्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। डुक 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 साउंड। बात कर लेते हैं साइलेंसर की। भैया क्यों चेंज कराना है साइलेंसर आपको? भाई ज़रूरी है गाड़ी की रेड लगाना? क्यों चाहिए आपको डुक डुक साउंड? आपको डुक डुक साउंड पसंद है? आप मोबाइल में डुक डुक साउंड रिकॉर्ड कर लो और कान में लगा लो जो गाड़ी चलाते हो तो, लेकिन गाड़ी का साइलेंसर मत हटवाओ। साइलेंसर डुक डुक साउंड की वजह से हटवाना, अरे कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी गाड़ी की आवाज़ सुनने में। आप ही के पास नहीं है बाइक, सैकड़ों बाइक घूम रही है रोड पे और हर दूसरा आदमी वो डुक डुक की आवाज़ निकालता चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि वो साइलेंसर चेंज करा के वो डुक डुक की साउंड से बहुत फ़ख्र महसूस करेंगे, आपको कोई अवार्ड मिल जाएगा, तो भैया बहुत पागल लगते हो रोड पे ऐसे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लोग मुड़ के देखते हैं, उनको वो आवाज़ पसंद नहीं आती है। बीमार लोगों को पसंद नहीं आती है, अस्पताल के बाहर से निकलते हो पसंद नहीं आती है, बच्चे डर जाते हैं, तो बदतमीज़ी ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ साइलेंसर चेंज करा के गाड़ी की रेड मत मारो। जो स्टॉक गाड़ी का साइलेंसर है उसी को यूज़ करो। बात कर लेते हैं पहियों की। बहुत सारे ऐसे शौकीन मैंने लोग देखे हैं जो गाड़ी के पहिए निकलवा कर चौड़े टायर लगवाएंगे। उनको चौड़े टायर का शौक होता है। भैया ट्रक का फिट करवा लो, ट्रैक्टर का तो और बड़ा होता है, चौड़ा होता है, वो फिट करवा लो। अरे भैया क्या चाह क्या रहे हो ज़िंदगी से? अरे मोटरसाइकिल खरीदी है तुमने, क्या खरीदा है? क्यों मजाक कर रहे हो गाड़ी के साथ? जो टायर की रिकमेंडेशन आपकी मैनुअल बुक में आती है कंपनी की तरफ से, आपको जो कंपनी रिकमेंड करता है उसके अलावा आपको कोई दूसरा टायर यूज़ नहीं करना है। आपको अलॉय व्हील लगवाने हैं, आप कंपनी फिटेड अलॉय व्हील लगवाओ। आपको ट्यूबलेस टायर चाहिए, आप कंपनी फिटेड लगवाओ। भैया एक्सपेरिमेंट मत करो। आपको एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, शौक भी सारे पूरे करने हैं और गाड़ी लॉन्ग लास्टिंग भी चाहिए, तो सब चीज़ नहीं होती पूरी। होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना मर्जी आपकी, पैसा आपका है। मैंने जैसा कहा था, अगर पैसा बहुत है तो नमस्ते। यार बात कर लेते हैं सेल्फ स्टार्ट की। सेल्फ स्टार्ट का बटन बहुत सिंपल सा है, आपको हल्का सा दबाना है और जैसे आपको इग्निशन की आवाज़ आती है आपको उसको छोड़ देना है। लोग क्या करते हैं, बटन दबाते हैं और दबाए रखते हैं उसको, स्टार्ट होने के बाद भी दबाए रखा हुआ है, बातें करे जा रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, सेल्फ स्टार्ट बटन दबाओ, अरे भैया जल जाएगा, वो फूक जाएगा। अभी नहीं तो 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, लेकिन फूक जरूर जाएगा। उसमें आपके पैसे लगेंगे और वो वारंटी में कवर नहीं होता है, बता दूं मैं आपको, वो वारंटी में कवर नहीं होता है। तो उसका ध्यान रखना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हल्का सा पुश कीजिए, गाड़ी स्टार्ट होती है, आप यू आर गुड टू गो। और जैसा मैंने बताया, हो सके तो किक से ही स्टार्ट करिए। आपको मैंने बताया था फर्स्ट सर्विस में आपका ऑयल चेंज किया था गाड़ी का। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गाड़ी का ऑयल टाइम टू टाइम चेंज होता रहना चाहिए एज़ पर रिकमेंडेशन फ्रॉम योर कंपनी। जैसा आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरर और कंपनी आपको एडवाइस करती है उसके हिसाब से आपको गाड़ी का ऑयल चेंज कराते रहना है। लेकिन बात करिए अगर एयर फिल्टर की, तो 3000 किलोमीटर होने के बाद इंश्योर करिए कि आपका जो एयर फिल्टर है गाड़ी का, उसको चेंज किया जाए। अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो आगे चल के किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं और मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। तेल का मैंने आपको बताया था, कभी भी रॉयल एनफील्ड की टंकी आपको ऊपर तक फुल नहीं करानी है। एक बार में मैक्सिमम 10 लीटर तेल, रिपीट कर रहा हूँ, टंकी कभी भी ऊपर तक फुल नहीं करानी है, एक बार में मैक्सिमम 10 लीटर तेल। और डिटेल चाहिए, मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ।
चाहे तो आप आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, उसको दोबारा देख लीजिए। बट बहुत सिंपल सी टिप है, एक बार में 10 लीटर तेल ऊपर तक नहीं भरवानी है। अब तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूँ रॉयल एनफील्ड की, स्पेसिफिकली बाइक रॉयल एनफील्ड की, एयर फिल्टर की जगह होती है उसमें, आपके पास स्पेस होता है। BS6 मॉडल में उसमें प्लास्टिक का कवर देने लगे हैं, बट आपके पास स्पेस होती है। भैया वो स्टोरेज स्पेस नहीं है। लोग उसमें सामान रखना शुरू कर देते हैं, गाड़ी के कागज़ घुसा देते हैं, दवाइयाँ घुसा देते हैं, आने जाने के समय पे कुछ सामान छोटा मोटा होता है उसको घुसा देते हैं उसके अंदर, बिस्किट का पैकेट घुसा देते हैं। वो स्टोरेज नहीं है आपकी गाड़ी की। स्टोरेज की ज़रूरत है, पायनियर यूज़ कीजिए। एयर फिल्टर जैसे कि नाम से बताया गया है, उसको स्पेस चाहिए एयर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। अगर आप उसमें सामान ठूस देंगे तो वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा भाई? उसको एज ए स्टोरेज यूज़ नहीं करना है, उसकी स्पेस को खाली रखना है, उस लॉक को आपको खोलना ही नहीं है। आप कभी भी किसी को नोटिस करना, आपको 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो गाड़ी स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर देते ही देते हैं। उनको जैसे आदत पड़ी हुई है, उनको जैसे आदत पड़ी हुई है। जब वो बाइक स्टार्ट करेंगे वो एक्सीलेटर देंगे। भैया कभी एक्सीलेटर छोड़ के स्टार्ट करके देखिए, गाड़ी स्टार्ट होती है। कंपनी भी आपको यही रेकमेंड करती है, नो एक्सीलेटर वाइल यू आर स्टार्टिंग। आप उसको हाथ छोड़ के भी स्टार्ट कर सकते हैं और गाड़ी स्टार्ट होगी। आपको एक्सीलेटर नहीं देना है। कुछ भाई दोस्त भैया हमारे ऐसे भी हैं जो जब गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर से निकलते हैं तो उनके घर वालों को बाद में पता चलता है, उनके मोहल्ले को पहले पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे ही गियर में पूरा एक्सीलेटर हॉंक देते हैं। भैया कहाँ जाने की जल्दी है? गाड़ी तेज नहीं भागेगी, वो गाड़ी आवाज़ जरूर करेगी। तुम्हें सुरीली लग रही है, लोगों को बदतमीजी लग रही है। गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके हिसाब से गाड़ी के इंजन को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि वो अपनी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में ही वो RPM कैचअप करेगी। आपको लगता है कि वो 2 सेकंड के अंदर अगर 5th गियर की स्पीड आपको दे देगी दूसरे गियर में, तो गलत हो भैया। पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, गूगल पर सर्च कर लो, सर्विस सेंटर में जाके बात कर लो। और मुझे ये समझ में नहीं आता है, तुमने मोटरसाइकिल अपनी सहूलियत के लिए खरीदी है या तमाशे के लिए खरीदी है? तो हैंडल विथ केयर, अपनी गाड़ी को हैंडल विथ केयर। प्रॉपर गियर पे प्रॉपर RPM मेंटेन करना आपको सीखना पड़ेगा। इससे ना केवल आप अपनी क्लच प्लेट्स को, आपके इंजन को और गाड़ी के एवरेज को ख़राब करोगे, और पैसा तो बहुत है ही तुम्हारे पास, वो तो तुम ख़राब कर ही लोगे। तो मर्जी आपकी, मेरा काम आपको बताने का था। आप गौर करना ना करना आपके ऊपर है। बहुत से लोग शौकीन होते हैं लॉन्ग राइड्स पे जाने के, और अगर आप लॉन्ग राइड पे नहीं भी जाते हो तो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आपको गाड़ी के कुछ पार्ट्स पे ल्यूब्रिकेशन को चेक करते रहना है, जैसे चेन, ब्रेक्स, क्लच। ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पर आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आपको कंसिस्टेंटली इंश्योर करना है कि इनका लुब्रिकेशन लॉस ना हो। ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगा अगर इसका लुब्रिकेशन लॉस होगा, जिसकी वजह से इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और रस्टिंग की प्रॉब्लम होने के बाद क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर लुब्रिकेशन, ऑयलिंग की बात कर रहा हूँ, लुब्रिकेशन मीन्स ऑयलिंग की बात कर रहा हूँ, आपको उसको मेंटेन रखना है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट का नाम बताता हूँ जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, उसे कहते हैं WD-40। रिपीट कर रहा हूँ नाम, WD-40। WD-40 एक ऐसा मल्टीपर्पज़ स्प्रे है जिसको आप कई पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप उसको क्रोम पार्ट्स की फिनिश के लिए यूज़ कर सकते हैं, शाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उसको चेन क्लीनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप उसको चेन लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। WD-40 एक बहुत ही बढ़िया स्प्रे है जो कि एक एंटी रस्ट स्प्रे है। आप अपनी गाड़ी को रेनी सीजन में या नॉर्मल मेंटेनेंस में साफ़ सफाई के बाद, जहां आप उसमें चाबी लगाते हैं, जहां भी क्रोम पार्ट होता है, आपकी गाड़ी का रिम होता है, जहां जहां आपको लगता है रस्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको स्प्रे कीजिए और एक कपड़े से उसको साफ़ कर दीजिए। प्रोडक्ट का नाम है WD-40। मैंने आपको बता दिया, आपको अलग अलग चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक WD-40 है तो ये आपके मैक्सिमम चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। और ये केवल बाइक के लिए नहीं है। अगर आज घर में स्टील डोर्स भी आते हैं या घर में कोई और ऐसे क्रोम फिनिश का एलिमेंट होता है जिस पर आपको लगता है रस्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यू कैन वेरी वेल यूज़ दैट WD-40। आप उसको यूज़ कीजिए। WD-40 वर्क्स लाइक मैजिक। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है या आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसको मार्केट से भी सर्च कर सकते हैं। मार्केट में मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बट मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप
4 तरह की अलग अलग चीज़ें लीजिए, चेन क्लीनर अलग से लीजिए, चेन लुब्रिकेंट अलग से लीजिए, एंटी रस्ट स्प्रे अलग से लीजिए और सब पे अलग से पैसा खर्च कीजिए, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में कि मैं बहुत बेसिक बातों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा जो कि हम सभी को पता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। उसी में नेक्स्ट चीज़ आती है बॉडी का कवर। मैंने जैसा आपको बताया, गाड़ी आपको छाँव में खड़ी करनी है, शेड में खड़ी करनी है, डायरेक्ट सनलाइट और पानी से बचा के खड़ी करनी है, आप बॉडी कवर भी यूज़ करिए गाड़ी का। आपके पास एक अच्छा बॉडी कवर होना चाहिए। डिपेंड करता है आप कौन सा बॉडी कवर लेते हैं। 350-400 रुपये में आपको एक अच्छा बॉडी कवर मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गाड़ी के साथ एक परमानेंट बॉडी कवर रहे तो उसके लिए बाइक ब्लेजर्स आते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए तो ले लेना। और पैसा बहुत है तो चलने दो, गाड़ी ऐसे ही चलने दो। अब वही जो बात बताने जा रहा हूँ ना, वो कोई टिप नहीं है, वो सभी को पता है, बट रिपीट कर रहा हूँ। गाड़ी की सर्विस केवल ऑथोराइज सर्विस सेंटर से, गाड़ी की सर्विस केवल ऑथोराइज सर्विस सेंटर से। भैया गले में दर्द होता तो गले के डॉक्टर को दिखाओगे ना, आँख में प्रॉब्लम होती है तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाओगे ना। तो जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसी के पास जाओ, कहीं भी मत करवाओ, हकीम वैद्यों के चक्कर में मत पड़ो, स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर के पास ही जाओ। तो अगर आपके पास आपकी गाड़ी रॉयल एनफील्ड की है तो रॉयल एनफील्ड के पास जाओ, उन्हीं के सर्विस सेंटर ठीक कराओ। अगर आपके पास गाड़ी होंडा की है तो होंडा जाओ, आपके पास गाड़ी जावा की है तो जावा जाओ। बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी लिस्ट है, इतनी लिस्ट पता नहीं सकता, समझ गए होगे। तो जिस मैन्युफैक्चरर की गाड़ी है उसी मैन्युफैक्चरर पे जाके सर्विसिंग कराओ। अगर आप ऐसा कराओगे तो आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी, आप उसको ज़्यादा समय तक अच्छी तरह चला सकोगे, आप उस पर फालतू खर्चा नहीं करोगे। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, रिलैक्स, लेट इट गो। मैंने आपसे कम से कम 14 टिप्स ऐसी शेयर की आज जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, शायद आपको पता भी थी। उनको मैं पहले ही सलाम बोल चुका हूँ जिनको पता थी, जिनको नहीं पता थी उन्होंने शायद नोट कर ली होगी। और एक बात बता दूँ, फीचर होता है यूट्यूब में कि आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। आप कुछ नोट करना भूल गए थे तो वीडियो को फिर पीछे ले जाओ और फिर गौर से सुन लो। बहुत बेसिक बातें मैंने बताई हैं, उन बातों को गौर करो, फॉलो करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई और टिप्स है जो आप चाहते हो कि आपने वो रियलाइज़ करी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, चाहते हो कि हमारे दोस्त जो ये वीडियो देखते हैं या जिनको ये प्रॉब्लम आती हैं और वो प्रॉब्लम ना आए, प्लीज़ फील फ्री कमेंट सेक्शन में उनको डालो। मैं भी उन कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूँ और आपको जवाब देता हूँ। अगर और भाई लोग उसको नहीं पढ़ते तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और वो जानकारी लोगों तक पहुँचाऊँगा और मैं आपका नाम अनाउंस करूँगा किससे मुझे वो जानकारी मिली है। अगर आज का वीडियो आपको कहीं भी इन्फॉर्मेटिव लगता है या लगता है कि कुछ आपको उसको जानने का मौका मिला, आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी बकबक सुनते रहो, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी गली मोहल्ले में 2-4 लड़के आपको परेशान करते हैं गाड़ी का एक्सीलेटर दे के, शोर मचा के, साइलेंसर चेंज करा के, उनको भी ये सुना सकते हो, उनको भी लिंक भेज सकते हो। आपको लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको इनडायरेक्टली मैसेज दे सकते हो कि भैया उपाय और भी बहुत हैं, कहीं और निकालो अपनी एनर्जी और गाड़ी पर रहम करो। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूँगा। बहुत छोटा वीडियो है, यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए माल मसाला होगा। आप प्लीज़ जाइए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय।